नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वाले वीडियो में। और गाइज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर टॉपिक दिया गया है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो इन सभी टॉपिक से हम 10-10 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। कुल टोटल 50 क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के एजुकेशन वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर टाइप करना। इस वीडियो में आप पहले से कितने क्वेश्चंस का आंसर जानते थे उसका स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा से ये प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दमदमा नामक पूरा स्थल से एक ही कब्र में मतलब एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य पाषाणिक पूरा स्थल सराय नहर राय, मदहा और दमदमा ये किस राज्य में स्थित है। तो नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि सराय नहर राय, मदहा और दमदमा ये तीनों जो है वो मध्य पाषाणिक पूरा स्थल के अंतर्गत में आता है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल में ये प्रारंभ हुआ था। खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है। ये वाला क्वेश्चंस कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर होगा कोल्डिहावा जो कि इलाहाबाद जिले में स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डिहावा से प्राप्त हुआ है, ये इलाहाबाद जिले में स्थित है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इन सभी जानकारी को याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है ना, यहाँ पर स्थलों के नाम, पहाड़ों के नाम दिया गया है। इसी स्थान पर अगर राज्यों के नाम दिया जाता तो उस समय इसका राइट आंसर क्या होता, मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त हुआ है। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सगनकल्लू नामक नवपाषाण स्थल से संबंधित है राख का टीला। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि सगनकल्लू जो है वो कर्नाटक के वेल्लारी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, सगनकल्लू जो है वो कर्नाटक राज्य के वेल्लारी नामक स्थान पर स्थित है और यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो कि नवपाषाण कालीन है। इन सभी चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इतिहास के क्वेश्चंस के संबंध में ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाया करते थे। नीचे ऑप्शन दिया गया है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखकर दफनाते थे। इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसमें से ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध किनके मध्य में लड़ा गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि 1658 ईस्वी में धर्मत का जो युद्ध है वो किनके बीच में लड़ा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य में लड़ा गया था। ठीक है, धर्मत का जो युद्ध है वो औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें से औरंगजेब जो है विजयी हुआ था। तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोहा के मध्य में लड़ा गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि महमूद गजनवी भारत कब आया था। महमूद गजनवी भारत कब आया था। राइट आंसर होगा 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी जो है वो भारत आया था। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर पूछा गया है कि महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्वान उनके साथ में आया था। महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान उनके साथ कौन सा विद्वान आया था, भारत आया था, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी आया था। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान उसके साथ कौन आया था, अलबरूनी आया था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अलबरूनी ने अपने किस ग्रंथ में महमूद के आक्रमण, भारत आक्रमण और उसके प्रभाव का वर्णन किया है। तो वो ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, तारिक उल हिंद हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। गुजरात में भीम प्रथम के शासनकाल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो महमूद गजनवी के बारे में आपको इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया था। इसको यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था इसने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध था ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजित हुए थे, और ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करनाल के युद्ध में। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था, करनाल का युद्ध। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था। तो 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध लड़ा गया था। करनाल के युद्ध में किसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो निजामुल मुल्क के द्वारा करनाल के युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाया गया था, और करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया था। इसको याद रखना है आपको, 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसके द्वारा अड्डा बनाया गया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसके द्वारा अपना अड्डा बनाया गया था। तो इन सभी में से ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने हुगली पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि कब कब्जा किया था।
तो पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खां ने हुगली पर कब्जा किया था 1632 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर के शासक से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया था। पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर के शासक से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया था। कब किया था ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर के शासक से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया 1510 ईस्वी में। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित किया था, कहाँ पर लगाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना जो है 1668 में सूरत में स्थापित किया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। इसको भी आपको याद रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो इन चारों में से कौन सबसे अंत में आया था व्यापारी के रूप में, यहाँ पर पूछा गया है। तो इन चारों में से फ्रांसीसी जो है वो सबसे लास्ट में आए थे। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे पहले व्यापारी के रूप में आए थे वो थे पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए थे 1600 में, उसके बाद डच आए थे 1602 में, और फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। तो इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी के रूप में भारत आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, डच आए थे 1602 ईस्वी में, और फ्रांसीसी जो है वो सबसे लास्ट में आए व्यापारी के रूप में 1664 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम यूरोपियन शक्ति कौन थी जिसने 16वीं सदी के प्रारंभ में पांडिचेरी पर कब्जा किया था। तो यहाँ पर सिंपल सा ये पूछा गया है कि वह प्रथम यूरोपियन शक्ति कौन थी जिसने सबसे पहले पांडिचेरी पर कब्जा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ठीक है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे जिन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति कौन थी, तो वो थी डच, और अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है पांडिचेरी के मामले में। ठीक है, तो प्रथम शक्ति थी पुर्तगाली, सेकंड नंबर में आता है डच, उसके बाद अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉन्डी वॉस की लड़ाई से। वॉन्डी वॉस की लड़ाई से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चंस को और दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि 1760 का जो प्रसिद्ध वॉन्डी वॉस का युद्ध था, देखो वॉन्डी वॉस की लड़ाई जो है 1760 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चंस को इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वॉन्डी वॉस की लड़ाई जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में लड़ा गया था 1760 में। इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रूसी क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा किनके सिद्धांतों से व्युत्पन्न किया था। ये क्वेश्चन जो है वो विश्व इतिहास से संबंधित है। ठीक है, विश्व इतिहास से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत कम मात्रा में, पर यहाँ पर पूछा गया है कि रूसी क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा किसके सिद्धांतों से उत्पन्न किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स और लेनिन। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्या पता ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। राइट आंसर हो जाएगा रूसो।
ये जो पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं रूसो। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किताब रूसो के द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेना का कमांडर इन चीफ कब बनाया गया था। ये भी क्वेश्चंस रेयरली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से ये पूछा गया है कि जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेना का जो कमांडर इन चीफ है वो कब बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1775। आपको बस डेट याद रखना है, बाकी चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के दौरान 1775 में जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसा करके, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा गया। इसको प्रकाशित किया गया था 1867 ईस्वी में। कब प्रकाशित किया गया था? 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल को प्रकाशित किया गया था। ये वाला क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था। क्रिमियन युद्ध का जो समापन है वो किस प्रकार से हुआ था, यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर होगा पेरिस समझौते के माध्यम से। पेरिस समझौते के तहत क्रिमियन युद्ध का समापन हुआ था। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे संबंधित आपको एक तथ्य ध्यान में रखने हैं। तो ये जो क्रिमियन युद्ध था ना, इसको इतिहास में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध कहा गया है। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस इतिहास में सर्वाधिक सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध किसे कहा गया है। तो क्रिमियन युद्ध को कहा गया है, ठीक है। तो क्रिमियन युद्ध के बारे में इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है कि क्रिमियन युद्ध को इतिहास में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध कहा गया है। इसको आपको याद रखना है। यहां पर पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है इन चारों व्यक्तियों में से अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अब इसको हम थोड़ा विस्तार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि अकबर ने 1601 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ये आगरा से 53 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित है और यह इमारत जो है वो लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिया जाएगा और वहाँ पर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान का नाम भी दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर बुलंद दरवाजा जो है वो स्थित है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है और इसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था गुजरात विजय की स्मृति में। इसको याद रखना है आपको। अब यहाँ पर पूछा गया है लखनऊ में स्थित इमाम बाड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। लखनऊ में स्थित इमाम बाड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसफ उद दौला के द्वारा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया गया था। ये लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ में स्थित इमाम बाड़ा का निर्माण आसफ उद दौला, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसफ उद दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण भी आसफ उद दौला के द्वारा ही करवाया गया था। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि विद्याशंकर मंदिर किस राज्य में स्थित है। विद्याशंकर मंदिर किस राज्य में स्थित है, नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको ध्यान में रखना है आपको। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्तव्यों में से कौन सा एक वाक्तव्य जो है वो अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्तव्यों में से कौन सा एक वाक्तव्य जो है वो अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में बिल्कुल गलत है।
तो इनमें से ये तीनों कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। पर ये जो चौथा कथन है जिस पर लिखा हुआ है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग थे, ये वाला कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने हैं कि अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ हैं ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि राजरानी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो राजरानी मंदिर जो है ये स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजरानी मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमने पढ़ा विद्याशंकर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहाँ पर पूछा गया है कि राजरानी मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कंदरिया महादेव का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है ना ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि होयसल स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं, नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हेलीबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। होयसल स्मारक जो है वो हेलीबीड और बेलूर में पाए जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि भीमेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो भीमेश्वर मंदिर जो है ना ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमेश्वर मंदिर जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विद्याशंकर मंदिर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। राजरानी मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमने यहाँ पर 4 मंदिरों के नाम पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको इन चारों मंदिर के नाम और राज्यों के नाम याद रखने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि पौरण समारोह किससे संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है कि पौरण समारोह का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका संबंध है बौद्धों से। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा विस्तार समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पौरण जो है वो बौद्धों का समारोह था जो 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। बौद्ध भिक्षु जो है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करते थे और अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति करते थे। तो पौरण समारोह जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जोड़ी सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको पहले से सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर जो गुप्त वंश है इनका संबंध है देवगढ़ नामक स्थान से। चंदेल का संबंध है खजुराहो से। चालुक्य का संबंध है बदामी से। और पल्लव वंश का संबंध है पनमेल नामक स्थान से। तो ये भी क्वेश्चंस के रूप में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर सबमिट किया है, ठीक है। तो गुप्त वंश का संबंध देवगढ़ से है, चंदेल का खजुराहो से है, चालुक्य का संबंध है बदामी नामक स्थान से, और पल्लव का संबंध है मतलब पल्लव वंश का संबंध है पनमेल से। इसको भी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। ये सबसे सरल क्वेश्चंस है मुझे लगता है इस वीडियो में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आप में से कौन कौन व्यक्ति है जो इस मंदिर में जा चुके हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, नीचे ऑप्शन दिया गया है। इस वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। साथ में आपको इस वीडियो का स्कोर भी टाइप करना है कि आपको इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है पहले से पता था। तो स्कोर टाइप करना है, क्वेश्चंस का आंसर टाइप करना है, और वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।